ब्लॉग चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी लाइफ के बारे में कि हम बचपन से कैसे सिचुएशंस में बड़े हुए हैं और क्या क्या मेरे साथ परिस्थितियाँ घटी हैं। तो हम 5 बहन थे और 1 भाई थे। मेरा बचपन जो था वो मेरी मम्मी की बुआ के यहाँ पर व्यतीत हुआ था। फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मम्मी पापा कौन है। हम मम्मी की बुआ को ही अपनी मम्मी समझते थे और उन्हीं के हस्बैंड को अपने पापा समझते थे और उनके बेटों को अपना भाई समझते थे। क्यों? बेटी नहीं थी और मेरी मम्मी को 5 बार दे दिया था, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे अपनी बुआ के यहाँ दे दिया था। मेरी उम्र जब 1 साल की थी तभी से हम अपनी बुआ के यहाँ जाकर रहने लगे थे और जब हम 8th क्लास में पहुँचते हैं तब मुझे पता चलता है कि ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी कोई और है। तो उस दिन के बाद से आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो अपने ज़िंदगी में मतलब जिसको अपनी माँ समझ रहा और अचानक उसको ये पता चले तो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। वो कोई नहीं महसूस कर सकता है, वो हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे साथ हुआ था। तो उस दिन से मुझे कुछ अलग सा एहसास होने लगा और हम ये सोचने लगे कि मेरी मम्मी कौन है, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है और ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आने लगे। मेरे अंदर के जो विचार थे वो बदलने लगे। जिनके यहाँ हम रह रहे थे ना हम उनके रह गए थे और ना ही हम अपनी मम्मी खोज पा रहे थे कि मेरे मम्मी पापा आखिर हैं कौन। और फिर ना क्या होता है कि हम अपने बुआ से पूछते हैं, मतलब मेरी मम्मी की जो बुआ रहती है जिनको हम बुआ नानी कहते थे या मम्मी कहते थे ना, उनसे हम पूछते हैं कि मेरी मम्मी कौन है। और वो ना बिल्कुल जौनपुर में रहती थी। मेरी वो जो मम्मी की बुआ थी जिनको हम मम्मी कहते थे, जिनके पास हम रहते थे, वो मुझे बहुत मारती थी, बहुत डांटती थी छोटी छोटी बातों पर। वो थोड़ी गांव से मतलब गांव की थी, गांव से बिलोंग करती थी, तो वो छोटी छोटी बातों पर मुझे मारती पीटती थी। फिर मुझे जब ये चीज़ पता चल गई कि ये मेरी मम्मी नहीं है तो मुझे वो मार ज़्यादा खलने लगी, क्योंकि अगर अपनी माँ मारती है तो पक्की बात है कि वो किसी न किसी अच्छाई के लिए मार रही है या हमारे ज़िंदगी के लिए मार रही है, हमारी गलतियों पर मार रही है। लेकिन जब एक बच्चे के मन में ये आ जाए ना कि ये मेरी माँ नहीं है और मेरी माँ कोई और है, हम कहीं और रहते हैं, तो वो फीलिंग्स एक अलग हो जाती है। तो मेरे दिल में ना वही फीलिंग हो गई थी कि ये मेरी मम्मी नहीं है इसलिए मुझे मार रही हैं। और हम उनसे भी मतलब नहीं बोलते थे और बहुत चुप चुप से रहने लग गए थे, बहुत ही ज़्यादा एकांत में रहते थे और किसी से अपनी कोई बात नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि मुझे ना अपना ये एहसास होने लगा था कि मेरी माँ कैसी है, क्यों उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्यों मुझे अलग कर दिया। मेरे अंदर एक ये विचारधारा चलने लगी। मेरा मन बार बार अपने माँ बाप से मिलने का करने लगा और मेरा मन वहाँ खोजता था कि हम कैसे उनका एड्रेस ले लें और फिर हम उनसे जाकर के मिल लें जो मेरे रियल मम्मी पापा हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि मेरी एक पड़ोसी आंटी होती है, फिर हम वो आंटी के पास जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि मतलब हम रो रहे होते हैं, तो वो पूछती है बेटा क्या हुआ, और मैंने बताया कि मुझे ना मम्मी ने मारा। तो वो कहती है बेटा तुम अपनी ना असली मम्मी के पास चले जाओ। यहीं से देखिए स्टार्ट होता है पड़ोसी का रोल। उन्होंने मुझे इस तरीके से एहसास दिलाया कि तुम्हारी मम्मी नहीं है। तो मैंने कहा मेरी मम्मी? तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारी मम्मी। मैंने कहा वो कहाँ रहती हैं? तो बोली कि वो जहाँ आप प्रतापगढ़ आपकी नानी का घर है वहाँ पर आप जाओ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। फिर जब हम अपने नानी के घर जाते हैं प्रतापगढ़, तो हम वहाँ जाकर अपनी नानी से पूछते हैं कि मतलब अपनी नानी को अम्मा कहते थे। तो हमने कहा कि अम्मा ये बताइए कि मेरी मम्मी कौन है। तो उन्होंने बताया कि वो जो अहमदाबाद से एक लोग आते हैं अहमदाबाद वाले, तो तुम जिनको अहमदाबाद वाली मम्मी कहती हो वही तुम्हारी मम्मी है। तो फिर हम कहते हैं कि चलिए ठीक है। फिर गर्मी की छुट्टियां होती हैं और हम अपनी नानी के यहाँ जाते हैं। फिर वहाँ पे अहमदाबाद वाली जो हमारी मम्मी होती है वो आती हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि मम्मी आप हमारी मम्मी हैं? तो वो बोलती है कि हाँ बेटा हम आपकी मम्मी हैं, इसीलिए तो आप हमको अहमदाबाद वाली मम्मी कहती थी। अहमदाबाद वाली मम्मी उनको इसलिए कहते थे क्योंकि वो अहमदाबाद में रहती थी। मेरे बाकी 4 भाई बहन और मतलब 4 बहन और 1 भाई के साथ वो अहमदाबाद में रहती थी। तो जब भी वो ऐसे गर्मी की छुट्टियों में आती थी तो हम उनको अहमदाबाद वाली मम्मी कहते थे, क्योंकि सारे बच्चे उनको मम्मी 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 कहते थे, तो हम भी उनको अहमदाबाद वाली मम्मी कहते थे। तो इस तरीके से मुझे पता चलता है कि तो उसके बाद होता ये है कि फिर हम उनसे अपने पापा से पूछते हैं कि पापा आपने ऐसा काम क्यों किया, आपने 5 बेटियों को जन्म दिया और जन्म देने के बाद आपने उनको अपने साथ नहीं रखा। तो देखिए माँ बाप की अपनी परेशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को दूर करते हैं।
लेकिन एक बच्चा कभी अपने माँ बाप की परेशानियाँ नहीं समझ सकता। और वहीं पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हम बच्चे थे तो हम भी नहीं समझ पाए, और मैंने अपने मम्मी पापा को ही दोषी समझा कि उन्होंने मुझे अलग कर दिया। लेकिन उनकी एक ऐसी सिचुएशन थी, उनके पास 5-5 बेटियाँ, मतलब 4 बेटियाँ थीं, और हर साल 1-1 साल का मेरा डिफरेंस था बहनों का, जिनको अकेले मम्मी नहीं संभाल सकती थी, पापा नहीं संभाल सकते थे। तो मम्मी को ये लगा कि जैसे सभी का होता है ना कि बच्चों को नानी क्या दे देते हैं, हमारी मतलब मम्मी संभाल देंगी और हमारी बुआ संभाल देंगी। तो इसी तरीके से मम्मी ने भी किया था। मम्मी ने मेरी सोचा कि चलो हम अपने बच्चों को अपने बुआ और अपनी मम्मी के यहाँ दे देते हैं, तो वो लोग अच्छे से लाड प्यार से पालेंगी और मेरे हर बच्चे की केयर हो जाएगी, और हर बच्चा मेरा अच्छे से ज़्यादा मतलब अच्छे से अच्छा पलेगा, क्योंकि एक साथ सारे बच्चे रहेंगे तो हो सकता है कि वो लोग अच्छे से ना पल पाएँ। तो ये लेकिन बच्चे जो बचपन होता है ना, वो बचपन में ये सब बातें नहीं समझ में आती हैं कि हमारे माँ बाप ने जो भी किया हमारे लिए अच्छा ही किया होगा। और हमने क्या यही सोचा कि मेरी मम्मी ने मुझे अलग कर दिया क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, या मम्मी रख नहीं पाई इतने बच्चों को, इसलिए उन्होंने मुझे अलग कर दिया। और फिर हमने अपने पापा से जिद पकड़ ली। हमने कहा कि मुझे आपके साथ रहना है, जैसे मेरे सभी भाई बहन रहते हैं वैसे ही मुझे भी आपके साथ रहना है। तो पापा ने भी, हमारी जो बुआ थी, मतलब मम्मी की जो बुआ थी और जिनके पास हम रहते थे, वो जौनपुर वाली मम्मी, अब तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, एक जौनपुर वाली मम्मी और एक अहमदाबाद वाली मम्मी। तो जैसे कृष्ण भगवान के पास 2-2 मम्मियाँ थी, वैसे ही मेरे पास भी 2-2 माएँ थी, एक जौनपुर वाली और एक अहमदाबाद वाली। तो जब मैंने जिद पकड़ी तो मेरे पापा ने फिर कहा कि ठीक है। तो मेरी जौनपुर वाली मम्मी से उन्होंने कहा कि बुआ जी इसको जाने दीजिए, अब ये बड़ी हो गई है, अब ये समझदार हो गई है और ये हम लोगों के साथ रहना चाहती है। तो जो मेरी जौनपुर वाली मम्मी थी उनको बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से पाला था, तो उनकी इच्छा ये थी कि मतलब वो ही मुझे अपने पास रखना चाहती थी, और उनके पास बेटी नहीं थी तो वो चाहती थी कि ये मेरे साथ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो मन था वो अपने माँ बाप की तरफ खिंच चुका था, और जिसकी वजह से हम वहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बोला भी कि नहीं आप मतलब इसको मत ले जाओ, और ऐसे अब हमारे साथ इतना, हमने इसको इतना बड़ा किया, ये 1 साल की थी तब से मेरे पास आई है और अब इतनी बड़ी हो गई तो तुम लेकर जा रहे हो, ये गलत चीज़ है, इसको लेकर मत जाओ। लेकिन पापा मेरी जिद के आगे नहीं मतलब नहीं झुक पा रहे थे, क्योंकि हम भी जिद कर रहे थे कि नहीं अब हम रहेंगे तो आप ही के साथ रहेंगे, नहीं तो हम कहीं नहीं रहेंगे। और ये सोच करके बस हम रोते ही रहते थे, हमेशा अपने पापा को लेटर लिखते थे, पापा मुझे आके यहाँ से ले जाइए ले जाइए ले जाइए। और कहते हैं ना बच्चों की जो जिद होती है ना वो उनके लिए काल बन जाती है। फिर हमारा हाल वो हो गया जिसको कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। और हम वहाँ से भी मम्मी के पास, जौनपुर वाली मम्मी के पास से अपने ये अहमदाबाद वाली मम्मी के यहाँ आ गए। और अब यहाँ पे होता क्या है कि मेरी 4 बहनें और थीं, 2 मुझसे छोटी 2 मुझसे बड़ी, अब हम थे बीच में। और मेरे से एक छोटी वाली बहन के बाद था भाई, इकलौता भाई। 5 बहन में अगर इकलौता भाई है तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर मम्मी पापा का उस पर ज़्यादा ध्यान होता है, उससे ज़्यादा लगाव होता है। और मम्मी पापा के पास भी बचपन से जो बच्चे रहे हैं उनका कुछ अलग ही लगाव होता है, उनका रहन सहन एक होता है। और जो बच्चा अचानक आता है अपने परिवार के बीच में, उसका रहन सहन या अलग होता है, उसका मतलब जो हाव भाव रहता है वो अलग होता है। मेरे पापा नवोदय विद्यालय के मतलब उस समय प्रिंसिपल थे, तो पापा ने सबको एक CBSE बोर्ड की एजुकेशन दी थी। मेरे सभी भाई बहन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, अच्छा माहौल देखा था उन लोगों ने। और हमने हमेशा मतलब गांव के स्कूल में पढ़े थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे, 1 से लेके 5th तक सरकारी स्कूल में पढ़े थे। तो मैंने वो माहौल नहीं देखा था, मैंने वो ज़िंदगी नहीं देखी थी जो मेरे भाई बहनों ने देखी थी। और हम वहाँ जा कर के अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे, मुझे एकदम अलग लगने लगा, हमको लगता ही नहीं था कि ये मेरा घर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ अकेलापन फील होने लगा, क्योंकि जो सभी भाई बहन थे वो आपस में बहुत ही घुले मिले थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहते थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरों से अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते थे। लेकिन मेरा जो था वो किसी से मैच ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं अपना पा रहे थे और हम उनको नहीं अपना पा रहे थे। क्योंकि जौनपुर वाली जो मम्मी थी उनके यहाँ हम अकेली बेटी थे, उनके सिर्फ 2 बेटे थे,
तो मेरी वो जो मतलब कहीं ना कहीं वो जो मेरी एक, अब आप इसको जिद कह लीजिए या मेरा बचपना कह लीजिए कि अपने मम्मी पापा की खोज में जो हम अपने मम्मी पापा के पास चले आए, तो हम वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे, क्योंकि अब 4 बेटियाँ मतलब 4 लड़कियों के बीच में हर चीज़ शेयर होती थी, और वहाँ पे था कि मुझे सब कुछ अकेले ही मिलता था, अकेली लड़की होने के कारण। और इसी दोनों के बीच में ना हमारा बचपन ऐसे पिसता चला गया। मुझे बिल्कुल कभी भी मतलब भाई बहनों के बीच में अपनापन कभी लग ही नहीं पाया, और मम्मी पापा के साथ भी मुझे कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं महसूस हुआ कि हाँ ये मेरे माँ बाप हैं। जबकि मेरे पापा ने कभी किसी के बीच में कोई अलग नहीं फील कराया, ना ही किसी को अलग समझा, उन्होंने सबके लिए एक बराबर किया। लेकिन जो माँ मतलब पापा तो बाहर चले जाते थे, साथ में तो भाई बहन ही रहते हैं, और भाई बहन अगर एक दूसरे को, चारों भाई बहन एक साथ खेल रहे हैं और हम अकेले पड़े रहते थे, हमारा कुछ मतलब किसी के साथ कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था, किसी को हम अपना नहीं समझ पा रहे थे, कोई मुझे अपना नहीं समझ पा रहा था। जैसे तैसे मैंने वहाँ से ना 9th किया, 10th किया, और मेरे साथ एक सबसे बड़ा जो और एक बदलाव आया वो ये आया था कि हम 1 से लेके 5th तक तो सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद हम 6th क्लास में भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, GGIC जौनपुर में, GGIC ईसापुर मोहल्ला एक था, वहाँ पर एक गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज था, हमने उसमें पढ़ाई की, जहाँ पर इंग्लिश बिल्कुल नहीं सिखाई जाती थी, और 6th क्लास से वहाँ पर ABCD पढ़ाई जाती थी। तो मेरे लिए इंग्लिश जो थी वो बहुत ही टफ़ थी, मेरे लिए हिंदी का माहौल था, गाँव का माहौल था, हम उसी माहौल से आगे बढ़ रहे थे। फिर यहाँ पर जैसे ही पापा के पास आए तो उन्होंने मेरा नवोदय में 9th क्लास में एडमिशन करा दिया, और 9th क्लास में टोटल इंग्लिश होती है, पूरी तरीके से इंग्लिश होती है, उसमें हिंदी नहीं होती है, ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत टफ़ हो गया, हम कह भी नहीं पा रहे थे, और पापा बोल रहे थे कि नहीं ये कवर कर लेगी। मतलब मेरे पापा इतने पढ़े लिखे थे, उन्हें समझना चाहिए था कि मेरी बेटी अगर हिंदी मीडियम से आई है तो मुझे उसको इंग्लिश मीडियम में अचानक नहीं डालना है, और उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मेरा एडमिशन 9th क्लास में करवा दिया, जहाँ पर कि अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ बैठकर मेरा जो मॉरल था वो और डाउन होने लगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, और वहाँ के बच्चे मराठी थे, पापा महाराष्ट्र में प्रिंसिपल थे, तो मुझे दोनों लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, और उसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट होते चले गए। जैसे तैसे मैंने वहाँ से ना 9th किया, 10th किया, और मेरे साथ एक सबसे बड़ा जो और एक बदलाव आया वो ये आया था कि हम 1 से लेके 5th तक तो सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद हम 6th क्लास में भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, GGIC जौनपुर में, GGIC ईसापुर मोहल्ला एक था, वहाँ पर एक गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज था, हमने उसमें पढ़ाई की, जहाँ पर इंग्लिश बिल्कुल नहीं सिखाई जाती थी, और 6th क्लास से वहाँ पर ABCD पढ़ाई जाती थी। तो मेरे लिए इंग्लिश जो थी वो बहुत ही टफ़ थी, मेरे लिए हिंदी का माहौल था, गाँव का माहौल था, हम उसी माहौल से आगे बढ़ रहे थे। फिर यहाँ पर जैसे ही पापा के पास आए तो उन्होंने मेरा नवोदय में 9th क्लास में एडमिशन करा दिया, और 9th क्लास में टोटल इंग्लिश होती है, पूरी तरीके से इंग्लिश होती है, उसमें हिंदी नहीं होती है, ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत टफ़ हो गया, हम कह भी नहीं पा रहे थे, और पापा बोल रहे थे कि नहीं ये कवर कर लेगी। मतलब मेरे पापा इतने पढ़े लिखे थे, उन्हें समझना चाहिए था कि मेरी बेटी अगर हिंदी मीडियम से आई है तो मुझे उसको इंग्लिश मीडियम में अचानक नहीं डालना है, और उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मेरा एडमिशन 9th क्लास में करवा दिया, जहाँ पर कि अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ बैठकर मेरा जो मॉरल था वो और डाउन होने लगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, और वहाँ के बच्चे मराठी थे, पापा महाराष्ट्र में प्रिंसिपल थे, तो मुझे दोनों लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, और उसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट होते चले गए। और फिर वहाँ क्लास में भी हम मतलब बहुत गुमसुम रहने लग गए, जो कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हिंदी मीडियम में मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाता था, मेरा बहुत अच्छा पढ़ने में मन लगता था। लेकिन अब क्या था कि इंग्लिश मीडियम, मुझे इंग्लिश तो पढ़नी आती नहीं थी, तो मेरे लिए ना ऑल सब्जेक्ट जो थे वो बोरिंग होने लगे थे, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब एक इंग्लिश के मेरे टीचर थे, नायर सर, महाराष्ट्रियन थे सभी लोग। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो नवोदय विद्यालय था वो महाराष्ट्र में था, तो वो ना नायर सर जो थे वो मुझे हर वक्त स्पेलिंग मेरी गलत हो जाती थी, और मेरे सेंटेंस गलत हो जाते थे। हम मतलब फुल सेंटेंस तो बोल नहीं पाते थे ना, तो उसकी वजह से मुझे इम्पोजिशन मिलता था कि आपको 100 टाइम्स कंपोजिशन लिखना है, आपको 100 टाइम्स इम्पोजिशन लिखना है, और उसके लिए ना मुझे खड़ा कर दिया जाता था क्लास में, और हम ब्लैक बोर्ड पे सबका लंच हो जाता था, सब लोग चले जाते थे,
लेकिन हम क्लास में एक ही वर्ड को 100 बार लिखने की पनिशमेंट को झेलते थे और वो स्पेलिंग हम लिखते रहते थे। इस तरीके से कर कर के मैंने बहुत सारी पनिशमेंट क्लास में झेली। मुझे मैथ्स भी बिल्कुल समझ में नहीं आता था, क्योंकि हिंदी मीडियम का अलग होता है, इंग्लिश मीडियम का अलग होता है। तो जो मेरे वहाँ के मैथ्स के टीचर थे पलानी अप्पन सर, वो भी मुझे बहुत डांटते थे, बहुत ही मतलब इंसल्ट करते थे मेरी, और बहुत कुछ उल्टा सीधा मुझे बोल देते थे कि तुम्हें मतलब नॉनसेंस, यू डोंट हैव सेंस, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर इसीलिए वहीं से मेरी जो थी ना इंग्लिश और मैथ बहुत ज़्यादा वीक हो गई, और हम बिल्कुल भी मतलब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फिर भी किसी तरीके से बस पापा की रिस्पेक्ट थी, पापा की जो मतलब इमेज थी वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम पढ़ाई कर रहे थे और एग्ज़ाम को भी पास करना बहुत ज़रूरी था। वहीं 9th क्लास से ना मेरा ना गेम्स में मन लग गया, मतलब इतने ज़्यादा दुख झेल रहे थे, उसके साथ साथ में मुझे क्या होता है कि हम गेम्स में इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं और गेम्स में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है, और कबड्डी जो होता है वो मेरे लिए बेस्ट। फिर उसके बाद वहाँ से ना हमने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। मेरा एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला एक कबड्डी गेम था, तो जिसको हम बहुत खेलते थे, और 9th क्लास से ही मैंने उसको खेलना शुरू कर दिया। और अधिकतर मेरा जो मन था ना वो खेलने में ज़्यादा लगने लगा, और हम खेलते थे ज़्यादा और पढ़ते थे कम, क्योंकि पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, सब्जेक्ट समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश समझ में नहीं आता था। सो हमने ना खेलना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे किसी तरीके से मैंने 9th पास किया। फिर जब 10th की बारी आई तो 10th में क्या होता है ना कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम्स में सभी का ये मानना होता है कि जो हमारा स्कूल है ना वो स्कूल ख़राब नहीं होना चाहिए, हमारे स्कूल का रिज़ल्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, 100% रिज़ल्ट आना चाहिए, जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे मतलब पास होने चाहिए, तभी स्कूल की इमेज बनती है। अगर स्कूल के बच्चे फेल हो जाएंगे तो इमेज नहीं बनेगी।